हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है शांति, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे परिवार में स्त्रियां जनान खाने से बाहर नहीं जाती थी। सभी बाहर की चकाचौंध से बिल्कुल अनजान रहती थी। जब मैं ससुराल आई तो बिल्कुल फूहड़ थी। मुझे किसी से बात करने में संकोच का अनुभव होता था। मैं स्त्रियों तक से घूंघट के बिना बात नहीं कर सकती थी। मैं कुछ हिंदी पढ़ी हुई थी। फुर्सत मिलने पर रामायण पढ़ती थी। सास ससुर को देवता मानती और उनसे बुरी तरह डरती थी। जरा सी भी चूक होते ही पत्ते की तरह कांपती थी। मेरे बाबूजी, मेरे पतिदेव को मेरा यह फूहड़पन पसंद ना आता था। उन्होंने शिक्षा की ऊंची से ऊंची डिग्रियां प्राप्त की हुई थी। स्त्रियों की शिक्षा और रहन सहन के विषय में भी वे कुछ अधिक ही उदार थे। वे मुझसे बहुत ही प्रेम करते थे, किंतु मेरे रूढ़िवादी विचार उन्हें बहुत कष्ट देते थे। वह रात को कमरे में आकर नींद न आने तक कोई न कोई अंग्रेजी पुस्तक पढ़ते रहते थे। यदि मैं कभी पूछ बैठती कि क्या पढ़ते हो, वह करुण स्वर में कहते, यह ऑस्कर वाइल्ड की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मैं अपनी अयोग्यता पर स्वयं को लज्जित महसूस करके गलानी अनुभव करती और सोचती कि मैं इन सहृदय विद्वान व्यक्ति के सर्वथा अयोग्य हूँ। एक दिन संध्या समय में मैं रामायण पढ़ रही थी। अचानक बाबूजी को आते देखकर मैंने रामायण पढ़ना बंद कर दिया, किंतु उन्होंने पुस्तक देख ली। बाबूजी द्वारा पूछे जाने पर मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं रामायण पढ़ रही थी। बाबूजी कहने लगे कि यह सही है कि यह पुस्तक उदात्त भाव से भरी हुई है, लेकिन इसमें मानव चरित्र को अंग्रेजी या फ्रांसीसी लेखकों के समान नहीं दिखाया गया है। यूरोप में आजकल स्वाभाविकता का जमाना है। उनकी रचनाएं पढ़कर आश्चर्य होता है। हमारे यहाँ लेखक धर्म और जाति में ही उलझे रहते हैं, इसलिए कभी कभी अस्वाभाविकता आ ही जाती है। यही त्रुटि तुलसीदास जी में भी है। उनकी बात सुनकर मैं अपनी अयोग्यता पर झेप कर बोली, मैं यह पढ़ लूँ तो बहुत है, अंग्रेजी पुस्तक किस प्रकार पढ़ूँ। बाबूजी बहुत सहनशील थे। कहने लगे, 1 घंटा रोज पढ़ोगी तो थोड़े ही समय में पारंगत हो जाओगी। परमात्मा भी सुंदरता इसलिए देता है कि उसका श्रृंगार करो, स्वच्छता का ध्यान रखो। मैं दिन रात मेहनत करके इसलिए कमाता हूँ कि इस द्रव्य का सबसे उत्तम उपयोग हो। स्त्रियाँ केवल घर के कार्य करने, पति सेवा या व्रत रखने के लिए नहीं हैं। उनके जीवन का लक्ष्य इससे कहीं और अधिक ऊंचा है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना गया है। मेरे और तुम्हारे विचार और आमोद प्रमोद अलग अलग हैं। इस प्रकार तुम इस जीवन में मुझे किस प्रकार सहायक हो सकती हो। बाबूजी का कथन बिल्कुल यथार्थ था। मैं उनके लिए बंधन नहीं, उनकी सहचारी बनना चाहती थी। उसी दिन से मैंने स्वयं को उनके अनुसार ढालने का दृढ़ संकल्प कर लिया। पहनने ओढ़ने का शौक सभी को होता है, फिर मैं अपवाद कैसे हो सकती थी। मेरे मायके में मोटा खाया एवं मोटा पहना जाता था। मेरी माँ और दादी स्वयं सूत काट कर जुलाई से बुनवा लेती थी। बनाव श्रृंगार या महीन कपड़े की ओर रुचि दिखाते ही अम्मा फौरन टोक देती कि बनाव श्रृंगार भले घर की लड़कियों को शोभा नहीं देता। धीरे धीरे मुझ में परिवर्तन आने लगा और अब बाबूजी की जिद के सामने मेरी यह झिझक जाती रही। वह मेरे लिए फैशनेबल साड़ियाँ, जूते, कामदार स्लीपर लाया करते। मैं इन सब को केवल बाबूजी के सामने ही पहनती। मैं इन्हें पहनकर घर से बाहर नहीं निकलती। स्त्री अपने पति की प्रसन्नता के लिए क्या नहीं करती। अब घर के कामकाज में मेरा मन नहीं लगता था। विदेशी पुस्तकों से मुझे प्रेम होने लगा था। मुझ में आत्माभिमान बढ़ने लगा था। मैं सोचती थी कि मेरे पति सैकड़ों कमाते हैं तो घर में मेहरी बनकर क्यों ना रहूं।
एक दिन अम्मा ने मुझसे जलपान के लिए दाल मोठ बनाने के लिए कहा, किंतु मैं अनसुना कर गई। थोड़ी ही देर बाद अम्मा ने गुस्से में भर कर पूछा, मैंने दाल मोठ बनाने के लिए कहा था, बनाई? मैंने भी रुष्ट होकर उत्तर दिया, अभी फुर्सत नहीं मिली। यह सुनकर अम्मा और अधिक नाराज होकर बोली, दिन भर पड़े रहना ही काम है क्या? किस घमंड में हो? तुम्हारा पति पहले मेरा बेटा है, वह लाख कमाए, मैं उसकी माँ हूँ, इस घर में राज मेरा ही रहेगा। उसे पालने पोसने तुम नहीं आई थी। बाबूजी उस समय ऊपर बैठे पढ़ रहे थे। ये सभी बातें उन्होंने सुनी। रात को उन्होंने मुझसे कहा, किस बात की आशा ना करना कि अब अम्मा के स्वभाव में कोई सुधार होगा। तुम जितना सभ्य बनने का प्रयत्न करोगी उन्हें उतना ही बुरा लगेगा। मैंने यह सोचा है कि किसी दूसरे शहर में चले। मेरी वकालत भी यहाँ नहीं चलती, इसलिए किसी बहाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी दिन से अम्मा ने मुझसे बोलना छोड़ दिया। सभी के सामने मेरा उपहास किया जाता। इसके कुछ दिन बाद हम इलाहाबाद चले गए। बाबूजी ने पहले ही 2 मंजिला मकान ले लिया था। हमारे यहाँ 5 नौकर थे और हम केवल 2 प्राणी थे। अब मेरे पास घर का कोई काम न था। यहाँ पीतल के बर्तन बहुत कम थे। भोजन मेज पर आता था। पहले मुझे शर्म आती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं मेज पर प्रसन्नतापूर्वक भोजन करने लगी। हम बिल्कुल पैदल न चलते थे, गाड़ी पर ही जाते। बाबूजी की आमदनी अभी बहुत कम थी। उन्हें चिंताकुल देखकर मैं कहती कि कोई छोटा मकान लेकर वह कम कर लो, 2 नौकरों से काम चल जाएगा। किंतु हुआ उल्टा ही। एक ईसाई लेडी मुझे पढ़ाने और गाना सिखाने आने लगी। धीरे धीरे मैं इस नई सभ्यता के रंग में रंगती गई। क्लब जाना शुरू कर लिया। अब मुझे बाबूजी की सेवा सत्कार से अधिक अपने बनाव श्रृंगार की धुन रहती थी। क्लब का समय होते ही मैं तैयार होने लगती। मैं अपने वश में ना थी। 2 वर्ष और बीत गए। बाबूजी के चरित्र में विचित्र परिवर्तन होने लगे। वे अब कम बोलते तथा उदास एवं चिंतित रहते। अभी 1 मास पहले तक क्लब अवश्य जाते थे, पर अब उन्होंने क्लब जाना बंद कर दिया था और अधिकतर समय घर पर आराम कुर्सी पर लेटे हुए पुस्तकें और समाचार पत्र पढ़ने में व्यतीत करते। एक दिन उन्हें जोर का बुखार आया। दिन भर बेहोश पड़े रहे। मेरा जी एक उपन्यास में लगा हुआ था। मैं उनके पास जाती और पल भर में लौट आती। टेनिस का समय हुआ तो मैं दुविधा में पड़ गई। फिर सोचा, मेरे यहाँ रहने से अच्छे तो हो नहीं जाएंगे। वहाँ जाकर अपने मित्रों को बाबूजी की दशा बताई। एक ठंडी आह भरकर कोर्ट में जा पहुँची और खेलने लगी। आज से 3 वर्ष पहले बाबूजी को इसी प्रकार बुखार आ गया था। मैं रात भर व्याकुल रही थी और जी यही चाहता रहा कि इनके बदले मुझे बुखार आ जाए। पर अब हृदय स्नेह शून्य हो गया था। मैं सदैव की भांति रात को 2 बजे घर पहुंची। मैं अब अंग्रेजी उपन्यासों को समझने लगी थी। बाबूजी का जी दूसरे दिन भी न संभला। मैं क्लब न गई। तीसरे दिन मिसेस दास ने एक नर्स भेजकर बाबूजी की सेवा का भार उस पर डाल दिया। 2 दिन क्लब न जाने पर मैं बेचैन हो उठी थी। एक दिन तीसरे पहर मैं एक अंग्रेजी उपन्यास पढ़ रही थी। अचानक मन में विचार उठा कि बाबूजी का बुखार असाध्य हो जाए, परंतु इस विचार से मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं हुआ। मैंने मन में एक शोकपूर्ण व्याख्यान की भी रचना कर डाली। सभी मुझे संवेदना पत्र भेजेंगे। मैं इन्हीं विचारों में मग्न थी कि नर्स ने आकर कहा, आपको साहब याद करते हैं। यह मेरे क्लब जाने का समय था। मुझे उनका बुलाना अखर गया, पर क्या करती, उनके पास गई। 1 मास की बीमारी में वे अत्यंत दुर्बल हो गए थे। वे आंखें नीची करके अत्यंत करुण भाव से बोले,
मैं यह कभी अच्छा नहीं हो सकता। मुझे अम्मा के पास पहुंचा दो। मैं इस जिंदगी से तंग आ गया हूँ। यह शहरी जीवन मरुभूमि मात्र है। यदि तुम मुझे नहीं पहुंचा सकती तो अम्मा को एक पत्र लिखवा दो, वे अवश्य यहाँ आ जाएंगी। मैं समझी यह बुखार की बकझक है। फिर बाबूजी ने अत्यंत विनीत भाव से बोले, श्यामा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे इस जीवन से घृणा हो गई है और यह मेरी बीमारी का मुख्य कारण है। मुझे शारीरिक नहीं, मानसिक बीमारी है। मैं तुम्हें वही पहले की सी सलज सिर नीचा करके चलने वाली, पति, श्रद्धा से परिपूर्ण स्त्री देखना चाहता हूँ। तुमने सदैव मेरी आज्ञा का पालन किया है। मेरे हृदय पर वज्रपात सा हो गया। लज्जा पुनर्जीवित हो उठी। अंतरात्मा ने कहा, अवश्य मैं अब वह नहीं हूँ जो पहले थी। मैं दोनों हाथ जोड़कर बाबूजी के चरणों पर गिर पड़ी। अब मैं अपने घर पर आ गई हूँ। अम्मा जी अब मेरा अधिक सम्मान करती है। मुझे अपनी रामायण महाभारत में अब वही आनंद होने लगा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको प्रेमचंद जी की ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।